बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आज जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था चैप्टर 16 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 16 है जी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के हवाले से कि एनवायरनमेंट जो आपका है उसके कंपोनेंट इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स, उसके हिस्से वगैरह, फिर पोल्यूशन के हवाले से बात करेंगे। एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, और इसके अलावा लैंड पोल्यूशन वगैरह मुख्तलिफ टाइप्स जो पोल्यूशंस की वो आएंगी। फिर वाटर की प्योरीफिकेशन या वाटर की जो पोल्यूशन है उसको कम कैसे किया जाए, उसकी ट्रीटमेंट वगैरह वो आएंगे। और लास्ट में हमारे पास जो है ना वो मुख्तलिफ जो हम मटेरियल्स यूज़ करते हैं तो उनको रिसाइकलिंग वगैरह की जानी चाहिए ताकि एनवायरनमेंट की जो पोल्यूशन है उसको कम से कम किया जा सके। तो इस हवाले से ये चैप्टर आपका इजी चैप्टर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो। और वैसे पेपर की पेयरिंग स्कीम को अगर आप देखें तो उसमें इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आता होता है। छठे चैप्टर का और 16 चैप्टर दोनों को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली बनता है तकरीबन हर पेयरिंग स्कीम में। तो इस आपके जो चैप्टर है इसका लॉन्ग क्वेश्चन एमसीक्यूज तो है ही है, एक एमसीक्यू है और एक दो शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से बनता है। फर्स्ट जो इसमें हम डिस्कस करते हैं जी इंट्रोडक्शन में एनवायरनमेंट होता क्या है ना, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास क्या है। तो शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है डेफिनेशन, डिफाइन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को डिफाइन करें। तो उसमें हमारे पास ये फर्स्ट जो 3-4 लाइनें ना ये इसका आंसर है शॉर्ट क्वेश्चन का कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री डील्स विद द केमिकल्स एंड अदर पोल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट। कि एनवायरनमेंट के अंदर जो पोल्यूटेंट्स हैं या मुख्तलिफ केमिकल्स हैं उनको डील करती है। इन दिस वी स्टडी द सोर्सेज, reactions, transportation of the chemicals and other toxic substances, especially created by human activity in the environment and their adverse effects on human beings। यानी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम उन सोर्सेज को स्टडी करते हैं जहाँ से ये केमिकल्स या टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो पैदा होते हैं, उनके रिएक्शन वगैरह कैसे पैदा होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन है कि वो आगे फ्लो कैसे करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करते हैं या किस तरह वो पोल्यूशन को फैलाते हैं। फिर और इसमें भी ज़्यादातर हम डील करेंगे कि जो इंसान की एक्टिविटीज़ जो ना ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटीज़ है उनकी वजह से जो प्रोड्यूस, क्योंकि असल में वही ज़्यादा पोल्यूशन काज करने वाले हैं। चूँकि जो नेचुरल है ना वो केमिकल जो नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे हैं वो नेचुरली उनका एक साइकिल्स है, उसमें वो प्रोडक्शन भी होती है, उनकी डी आगे कंजप्शन भी होती है, तो वो एक मतलब एक स्मूथ सिस्टम में चल रहे होते हैं, तो वो इतनी पोल्यूशन काज नहीं कर रहे होते। लेकिन हमारी ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमारे मुख्तलिफ जो हमने अपनी आसानी के लिए चीज़ें ईजाद कर ली और वो जब आसानी के लिए हो तो गई, लेकिन उसके साथ साथ वो हमारे एनवायरनमेंट जो है उनको ख़राब करने वाली। तो उनकी जो ख़राब करने वाले केमिकल्स वगैरह हैं उनकी स्टडी जो है वो सारी हम इस ब्रांच में करते हैं। फर्स्ट आता है जी कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कितने कंपोनेंट्स हैं? 4 हैं। एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है और बायोस्फेयर। एटमॉस्फेयर तो आपको पता है कि जो अर्थ के सराउंडिंग में ये सारा जो जहाँ पे गैसेस वगैरह मौजूद हैं इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। हाइड्रोस्फेयर हम पानी को कहते हैं, यानी पानी के नीचे जितना कुछ मौजूद है ये हाइड्रोस्फेयर में आ जाता है। और लिथोस्फेयर
ज़मीन जो आपकी अर्थ क्रस्ट की तय है, इसके अंदर इसके नीचे जो मौजूद है वो लिथोस्फीयर है। और बायोस्फीयर जो होता है ये मौजूद होता है जो लिविंग सिस्टम्स हैं आपके, और जो एनवायरनमेंट जहाँ पे लिविंग थिंग्स रह रही होती हैं वो सारा बायोस्फीयर कहलाता है। तो ये चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनता है, तो आपका ये कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, 4 कंपोनेंट्स चारों लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, और अलग अलग इनके शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। ये एक्सरसाइज में का सवाल है इसके ऊपर ना, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के ऊपर। फर्स्ट है जी एटमॉस्फेयर। उसके अंदर पहला हम डेफिनेशन करते हैं कि लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ के हमारे इर्द गिर्द जितनी भी ये गैसेस की एक लेयर बनी हुई है, इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसमें काफ़ी सारी गैसेस है, जैसे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.9% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, और इसके अलावा दूसरी गैसेस जैसे हाइड्रोजन, ओजोन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये भी पाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं। इसके अलावा वाटर वेपर्स भी मौजूद होते हैं। इट्स थिकनेस इज अबाउट 1000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ज़मीन की तह से ऊपर 1000 किलोमीटर तक जो एक थिकनेस है, इसको हम एटमॉस्फेयर का नाम दे सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपका जो 1000 किलोमीटर की थिकनेस के बावजूद जो हाफ ऑफ इट्स मास, एटमॉस्फेयर की आधी से ज़्यादा जो मास है, वो नीचे ज़मीन से जो 5 या 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, सिर्फ उसी में ही पाए जाते हैं। उसकी रीज़न आप ये भी दे सकते हैं कि चूँकि वो ग्रेविटी की वजह से गैसेस अर्थ के गिर्द, गैसेस के मालिक को जो अमूमन ग्रेविटी का इफेक्ट तो वही होता, ठीक है, लेकिन फिर भी इतना वेरी माइन्यूट इफेक्ट जो है उसका, ये आप कह सकते हैं कि वो जो अर्थ है उसके करीब करीब ज़्यादातर गैसेस मौजूद हैं, और जैसे जैसे दूर होते जाए गैस की कंसनट्रेशन कम होती जाती है। इसी वजह से हम कहते हैं ना, हवा का प्रेशर भी हाइट पे जाए तो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। तो ये एमसीक्यू के हवाले से पॉइंट आपने याद रखना है। एक तो ये परसेंटेजेस जो गैसेस की थी, ये एक ये 1000 किलोमीटर, और हाफ मास ये 5.6 किलोमीटर, ये आपके एमसीक्यूज में हो सकता है। Gases in atmosphere absorb most of cosmic rays and major portion of the harmful electromagnetic radiation coming from the sun। कि सूरज से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही होती हैं या कॉस्मिक रेज वगैरह आ रही होती हैं, तो उनको ये आपकी जो एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस हैं ये एब्जॉर्ब करने का भी काम कर रही होती है, और जिसकी वजह से फिर हम नीचे जो है वो इन इन रेडिएशंस का जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उससे हम बचे रहते हैं। Gases present in the atmosphere are essential for sustaining life on earth। गैसेस जो एटमॉस्फेयर में वो ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए, जैसे ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए या वो सांस लेते हैं, और नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यूज़ करते हैं इसको, और फिर वो नाइट्रोजन का पूरा एक साइकिल है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं, नाइट्रोजन गैस वगैरह, और कई प्लांट्स भी होते हैं जो डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस को हवा से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन अक्सर जो होते हैं वो ज़मीन के थ्रू लेते हैं उनके साल्ट्स की शक्ल में। वाटर वेपर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। एटमॉस्फेयर आल्सो मेंटेन्स द हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो हीट बैलेंस, सन से हीट आ रही है फिर निकल भी रही है, तो ये जो हीट की एमिशन और एब्जॉर्प्शन हो रही है, इसकी भी एक बैलेंसिंग को ये एटमॉस्फेयर मेंटेन रखने का काम कर लेती है। तो इसमें हमारे पास एमसीक्यूज आपके, एक तो ये एमसीक्यू आ गया इस आपके ना पिछले लाइन पेज की आखिरी लाइन पे कि कॉस्मिक रेज एब्जॉर्ब होती हैं, और उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये एब्जॉर्ब होती हैं, ये एमसीक्यू के तौर पे आ गए। और तीसरा आपके पास आ गया हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की जो हीट है उसको भी बैलेंस करने का काम करती है एटमॉस्फेयर। ये एमसीक्यू में हो सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आप इसी को समराइज, शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे तो आप एक तो अर्थ डेफिनेशन कर देंगे या गैसेस मेंशन कर देंगे,
ये थिकनेस और किलोमीटर्स मेंशन कर देंगे, एब्जॉर्प्शन मेंशन कर देंगे और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मेंशन कर देंगे, बस ख़त्म हो गई। या नाइट्रोजन साथ आ, मतलब इसको शॉर्ट करके आप टू दी पॉइंट करके इसको शॉर्ट कर के तौर पे लिख सकते हैं। हाइड्रोस्फीयर, जैसे बात की थी कि हाइड्रोस्फीयर से मुराद जो है वो वाटर की बॉडीज जितनी भी है ना, समंदर वगैरह, ओशियंस, रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स, पोलर आइस कैप्स जो हैं, ग्लेशियर्स हैं, या ज़मीन के अंदर जो ग्राउंड वाटर है, ये सारे का सारा हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा है। अच्छा, ज़मीन के ऊपर आपका जितना भी पानी है, टोटल ज़मीन का पानी, उसका 97% जो है ना वो ओशियंस में मौजूद है। ज़मीन के ऊपर जो 100% अगर पानी हो तो उसमें 97% जो पानी है वो समंदरों की शक्ल में मौजूद है। ठीक हो गया। नंबर दो, लेकिन वो हम यूज़ नहीं कर सकते उसका, आपको पता है कि वो साल्ट उसमें कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमारे लिए पीने के काम वो नहीं आ सकता। जो पोलर कैप्स है, यानी देखें अर्थ ओशियंस के अंदर 97% है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन के एंड पे लिखा हुआ है ना कि ग्लेशियर्स, पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स कंसिस्ट ऑफ 2% ऑफ अर्थ टोटल वाटर। जो आइस कैप्स हैं और ग्लेशियर्स हैं वो 2% अर्थ का जो टोटल वाटर है वो इनकी शक्ल में मौजूद है। और 1% जो है वो अवेलेबल है फ्रेश वाटर, जो हम सरफेस वाटर जैसे लेक, रिवर, लेक, स्ट्रीम, ग्राउंड वाटर, जो हम खाने पीने के इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो टोटल 100%, 97% ओशियन में गया, 2% आपका जो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स पे बर्फ़ की शक्ल में जमा हुआ है, और 1% जो है वो बाकी ये दरियाओं में और झीलों में और नदियों वगैरह में, नहरों में, और या ज़मीन के नीचे जो पानी है वो 1% है उस पूरी 100 का। अच्छा, इस 1% के फिर आगे फर्दर हिस्से होते हैं कि जो फ्रेश वाटर हमारे लिए अवेलेबल है उसमें से हम 60, उस 1% जो है उसके आगे फिर हिस्से कर रहे हैं, तो उसके 69% जो है वो एग्रीकल्चर में हम यूज़ कर लेते हैं। पाकिस्तान चूँकि एग्रीकल्चर कंट्री है तो यहाँ पे हम फसलें वगैरह उगाते हैं, तो फिर उनको हमें वो देना पड़ता है। तो 69% जो है ना वो एग्रीकल्चर में हम इस्तेमाल कर लेते हैं। 23% जो है वो इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर लेती है अपने मुख्तलिफ स्टेप्स के ऊपर ना, जैसे कूलिंग के लिए उनको चाहिए होता है, बॉयलिंग वगैरह, बॉयलर के तौर पे चाहिए होता है वगैरह। एंड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, और घरों में जो हम इस्तेमाल करते हैं नहाने धोने के लिए, वो 8% होता है। टोटल जो 1% है उसमें से 69% एग्रीकल्चर ले जाता है, 23% इंडस्ट्री, और सिर्फ 8% जो है वो हम घरों में कपड़े वगैरह धोने या नहाने वगैरह या पानी पीने वगैरह के इस्तेमाल करते हैं। तो ये परसेंटेजेस सारी आपने एमसीक्यू के हवाले से याद रखनी है। उसके बाद है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर हमने कहा कि जो अर्थ क्रस्ट है ना, ज़मीन की ये जो तय है, ये नीचे की तरफ आप ज़मीन खोद के नीचे की तरफ चलते जाएं तो ये जो अर्थ क्रस्ट बनती है इसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रिजिड रॉकी क्रस्ट ऑफ अर्थ, यानी ये जो अर्थ क्रस्ट है इसमें सख्त पथरीली जो है वो एक ज़मीन की तय है, और ये 100 किलोमीटर तक ज़मीन के नीचे जाती है। ज़मीन को खोदते जाएं तो 100 किलोमीटर तक जो एक वो हार्ड सी ज़मीन की तय आ रही है उसको हम नाम लिथोस्फीयर का देते हैं। The mantle and core are the heavy interior of Earth, making a most of Earth mass. जो अर्थ का सेंटर है ना अंदर, जो वो बहुत ज़्यादा यानी उसमें हैवी वजनी होता है, और अर्थ की ज़्यादातर मास जो है वो वही बना रहा होता है, क्योंकि अंदर पथरीली है ना चीज़ें और पहाड़ वगैरह और इस तरह की चीज़ें। The 99.5% mass of lithosphere is made of 11 elements. के लिथोस्फीयर की 99.5% जो है ना, नाइन्टी नाइन पॉइंट 5% मास जो है ना,
आवाज़ का जी देखते हैं, मैं कोशिश करता हूँ, मसला थोड़ा सा शायद आ रहा हूँ। अच्छा जी, लिथोस्फीयर हमारे पास जो आती है इसके अंदर 99.5% जो इसकी मास है ना वो लिथोस्फीयर से बनी होती है। अच्छा, अब वो जो वो लिथोस्फीयर जो है उसमें 11 एलिमेंट्स आते हैं, ये एमसीक्यू के तौर पे याद रखना। 99.5% मास है और 11 एलिमेंट्स उसमें 11 एलिमेंट्स मुराद इस तरह एलिमेंट्स की शक्ल में नहीं है, इन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स की शक्ल में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट है वो ऑक्सीजन है जो 46.60% होता है। अच्छा, इनकी परसेंटेजेस का ना आज तक एमसीक्यू आया नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं कि हमारे एलिमेंट की परसेंटेज याद करें। हाँ, ये कर ले जो पहले 3 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है दूसरे तीसरे चैप्टर में, कि सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट ऑक्सीजन है, फिर दूसरे नंबर पे सिलिकॉन, तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम है। इन तीनों की परसेंटेजेस आप ज़रूर एक नज़र देख लें कि एमसीक्यू में हो सकती है, बाकी जो है वैसे ही उसको छोड़ दें। और बाकी एलिमेंट्स के नाम जो है उनको आप ज़रूर क्योंकि पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में वैसे ये इतने नहीं है, और लेकिन जब लिथोस्फीयर की आप बात ये शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो फिर आप 11 एलिमेंट्स के साथ इन एलिमेंट्स के नाम मेंशन करेंगे। परसेंटेजेस चाहे ना करें लेकिन नाम ज़रूर मेंशन करेंगे, तो इस वजह से इनको नामों को ज़रूर याद कर लें। अच्छा, इसमें एक और एमसीक्यू आपका ये भी आपने कर लेंगे, टाइटेनियम, हाइड्रोजन और फास्फोरस जो है ये 1% से नीचे होते, लेस होते हैं। द एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट्स, बहुत ज़्यादा कम अमाउंट 0.1 से 0.02% में हमारे पास कार्बन, मैंगनीज ये सारे आ जाते हैं। अब ये एमसीक्यू इनमें से आया कोई नहीं है, ना परसेंटेजेस का कभी आया ना कोई, लेकिन मार्क ज़रूर कर लें, देख भी लें। वैसे तो आपको मैंने बताया था कि जो पहले 6 चैप्टर हैं और ये 14वें से लेके 15वां और 16वां ये 3 चैप्टर इनकी एक्सरसाइज के ही एमसीक्यूज आते हैं। 99% अंदर से एमसीक्यूज नहीं बनाए जाते, तो इसलिए उसको आप अंदर वाले एमसीक्यू जो मैं बता रहा हूँ ज़रूर देख लें। जो ज़्यादा इस तरह परसेंटेजेस वाले जैसे बहुत ज़्यादा टफ हो जाते तो उनको आप स्किप कर सकते हैं। लिथोस्फीयर होगा जी। चौथे नंबर पे हमारे पास है बायोस्फीयर या इकोस्फीयर। बायोस्फीयर इज द रीजन ऑफ अर्थ। अच्छा, बायोस्फीयर किसे कहते हैं कि जहाँ पे आपकी ज़िंदगी सपोर्टिंग लाइफ जो जिंदगी को सपोर्ट करे, जहाँ पे इंसान, जानवर, परिंदे वगैरह जो रह रहे हैं, इसको इस स्फीयर को हम बायोस्फीयर या इसका दूसरा नाम इकोस्फीयर नाम देते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आया था पास पेपर में ना, और शायद आपकी एक्सरसाइज में भी है ये चौथी लाइन में ना। इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ बायोस्फीयर which consist of community of organisms and their interaction with environment, जैसे animals, plants, microorganisms which lie in a definite zone and depend on physical factors such as soil, water and air. इकोसिस्टम हम उस रीजन को बोलते हैं, उस स्मॉल यूनिट को बोलते हैं जहाँ पे इंसान, जानवर वगैरह रह रहे हैं और उनका आपस में इंटरेक्शन है। जैसे अब पानी है तो पानी का इकोसिस्टम अपना है जिसमें वो मछलियाँ और कछुए वगैरह वगैरह जो पानी की मखलूक है वो सारी आपस में इंटरेक्शन शो कर रही है, प्लांट्स वगैरह वहाँ मौजूद है, तो ये सारा इकोसिस्टम है। लेकिन इसका उनका जो समंदरी है ना जानवर उनका, लेकिन जो हमारे जो सिस्टम वाले यानी हम जो ज़मीन पे रह रहे हैं तो हमारे इकोसिस्टम फिर कई बन जाते हैं ना। जैसे यहाँ पे अब हम एक, जैसे आप बाग में जाते हैं तो बाग के अंदर जानवर वगैरह का, कीड़े मकोड़े ये वो चीज़ें, छोटे मोटी चीज़ें मौजूद है, तो वो उनका एक इकोसिस्टम है। प्लांट्स मौजूद हैं, छोटे मोटे परिंदे मौजूद हैं, तो वो उनका एक इकोसिस्टम बना रहा होता है। जरा हम जहाँ पे ज़मीन के ऊपर हम इंसान रह रहे हैं तो हमारे इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं ये हमारा इकोसिस्टम। तो बायोस्फीयर हो गया कि वो रीजन ऑफ द अर्थ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ, जो लाइफ को सपोर्ट कर रहा है वो बायोस्फीयर है। और ये इसमें सिर्फ ये अब इसमें शामिल कौन से थे, क्योंकि वो बाकी तो हम एटमोसफेयर तो हो गया ना, अर्थ से ऊपर ऊपर हिस्सा। लिथोस्फेयर हो गया अर्थ के अंदर वाला हिस्सा। हाइड्रोस्फेयर हो गया जो पानी वगैरह सारा वो आ गया। अब बायोस्फीयर कौन सा हिस्सा है? अब वो कहते हैं इसमें शामिल हो जाती है आपकी, चूंकि आप लाइफ की बात कर रहे हैं तो अब जो लोअर एटमोसफेयर है वो भी शामिल हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे परिंदे वगैरह रह रहे हैं, वो भी आपकी बायोस्फीयर में आएंगे।
समंदर भी शामिल हो जाएंगे, दरिया वगैरह वो सारे भी शामिल होंगे कि उसके अंदर एनिमल्स वगैरह रह रहे हैं। हम जो ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं तो हमारे भी वो इंसान जानवर पौधे तो ये भी शामिल हो जाएंगे। और इकोसिस्टम की बात होगी जी, उसके बाद यहाँ तक ये मुकम्मल हो गया आपका ना लॉन्ग क्वेश्चन। अगर हो तो 4 कंपोनेंट्स ऑफ यानी एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो उसमें ये बात आपकी आ सकती है। उसके आगे दिया हुआ जी के एनवायरमेंटल पोलूटेंट किसी दूसरी लाइन के एंड पे ना, या अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है कि एनवायरमेंटल पोलूटेंट से क्या मुराद है, एनवायरमेंटल पोलूटेंट क्या होता है। उसमें हम बता सकते हैं कि वो केमिकल, वो पोलूटेंट हम कहते हैं उस केमिकल को कहते हैं, उस सब्सटेंस को कहते हैं जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, एडवर्सली अफेक्ट करता है, यानी उसको ख़राब करता है एनवायरनमेंट को। उस सब्सटेंस को, उस केमिकल को हम एनवायरमेंटल पोलूटेंट का नाम देते हैं। तो यहाँ से यही डेफिनेशन इसकी बन जाएगी, एनी सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट विच एडवर्सली अफेक्ट्स द ह्यूमन हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज एनवायरमेंटल पोलूटेंट। तो ये आपका यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। इसी के क्वेश्चन ज़रा देख लेते हैं पहले। एनवायरमेंटल पोलूटेंट में आपके पास ये एमसीक्यूज वगैरह काफ़ी बनाए हुए हैं, इसको भी ज़रा आप देख लें, लेकिन एक्सरसाइज वाले तो लाजमी थे ना। इकोसिस्टम इज़ अ स्मॉलर यूनिट ऑफ बायोस्फीयर हो गया, ये आपकी एक्सरसाइज का एमसीक्यू है। और शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है उसमें ये व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर क्या है, व्हाट इज़ हाइड्रोस्फेयर क्या है, लिथोस्फेयर क्या है, इसी तरह बायोस्फेयर या इकोस्फेयर क्या है, व्हाट इज़ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, इन चारों को मिला लिया जाए तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। जैसे इसने लॉन्ग क्वेश्चन बनाया हुआ है, डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये एक्सरसाइज में दिया है इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। तो उसमें हम कहते हैं पहले एनवायरनमेंट की डेफिनेशन लिख दी, उसके बाद फिर जो चारों कंपोनेंट्स हैं उसके आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये ऊपर जो 2 3 4 5 6 तक आपका यही बनता है। ठीक है, वही वाले शॉर्ट जो उधर लिखे हैं वही इधर आ जाए, इकट्ठे कर देंगे तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी एयर पोल्यूशन। अच्छा, अब असल में टॉपिक तो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है। पोल्यूशन की कई टाइप्स हैं, जिसमें एक एयर पोल्यूशन आती है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट एयर पोल्यूशन है। और उसके बाद आप देखेंगे सेकंड हमारे पास है ना, इसमें ये काफ़ी सारी इसमें हेडिंग्स उसने शो की हुई, मुख्तलिफ गैसेज जो मौजूद है एयर के अंदर, उनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, कैसे वो आ रही हैं, क्या वो इफ़ेक्ट शो कर रही हैं। उसके अलावा उनके इफ़ेक्ट की वजह से ये जो बाकी जैसे हमारे पास एसिड रेन होती है, स्मोक होता है, ओजोन होता है, ठीक है, ये सारा एटमॉस्फेयर से रिलेट कर रहे हैं ना, एयर से रिलेटेड, इसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। ये सारे एयर पोल्यूशन का हिस्सा है। उसके बाद हमारे पास आता है वाटर पोल्यूशन। फिर ये वाटर की पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं, कैसे होती है, ये सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह केमिकल्स कैसे आ रहे हैं, ये सारी बात। फिर उसी वाटर की क्वालिटी को डिस्कस करेंगे। फिर वाटर की प्योरीफिकेशन, यानी हम वाटर पोल्यूशन सारी उसी की डिस्कशन ये चल रही है। और लास्ट में सॉलिड मटेरियल जो होता है उसको कैसे ठिकाने लगाते हैं, क्या करना चाहिए, उसका आ जाएगा। और उसी में ये वेस्ट रिसाइकलिंग वाला प्रोसेस भी उसी में आ जाता है। तो फर्स्ट अब बात करते हैं एयर पोल्यूशन हमारे पास क्या होती है। तो एयर पोल्यूशन हम कहेंगे एटमॉस्फेयर इज पोल्यूटेड व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस व्हिच डैमेज द एनवायरनमेंट, ह्यूमन हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ आर मिक्स्ड विद द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एयर पोल्यूशन कब है कि जब एयर के अंदर ऐसे केमिकल हार्मफुल सब्सटेंसेस शामिल हो जाएं जो आपके एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, तो फिर उसको नाम देते हैं एयर पोल्यूशन। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब आगे इसके मेन सोर्सेज जो एयर पोल्यूशन के कौन कौन से हैं ना, यहाँ पे एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। पहली शॉर्ट क्वेश्चन था डिफाइन एयर पोल्यूशन, डेफिनेशन आ गई यहाँ तक 2 लाइनें। फिर उसके बाद था सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन कौन से, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है।
इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसमें हम फिर बताते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट्स गिवन आउट फ्रॉम चिमनीज ऑफ इंडस्ट्रीज जो हैं उनकी चिमनी से जो वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह सबसे बड़ा सोर्स एयर पोल्यूशन का तो वो है। उसके अलावा सेकंड नंबर पे हमारे पास जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह हमारे हैं और ऑटो गाड़ियाँ और जहाज़ वगैरह मोटरसाइकिल, तो इनकी जो गैसेस एग्जॉस्ट पाइप से निकल रही हैं वो वाली आपकी काज करती हैं। इनमें गैसेस कौन कौन सी आ जाती हैं जो एयर पोल्यूशन काज करती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड है, ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। इनको प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का नाम दिया जाता है। और ये दूसरी लाइन की दूसरे पैराग्राफ की सेकंड लाइन के शुरू में लिखा है ना सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अब यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है पास पेपर के वाले से कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में क्या फर्क है? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो हैं इनमें क्या फ़र्क है, या उसको आप डिफरेंशिएट कर दें या डिफाइन कर दें, एग्जांपल दे दें। ये एमसीक्यू भी आ सकता है इस पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी पोल्यूटेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इस तरह एमसीक्यू भी बन सकता है, वो भी ज़रूर करना आपने। अच्छा, अब ओवरऑल जनरल में बताऊँ, प्राइमरी पोल्यूटेंट हम उसे कहते हैं कि जो हम डायरेक्टली हवा में चीज़ें केमिकल्स वगैरह जो सब्सटेंसेस छोड़ते हैं वो कहलाते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट, ठीक है। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं? जो प्राइमरी पोल्यूटेंट जब हवा में मौजूद होते हैं तो उन्हीं के आगे कोई फर्दर रिएक्शंस हो जाते हैं जिसकी वजह से फिर वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के रिएक्शन की वजह से जो नए केमिकल्स पोल्यूटेंट्स पैदा हों उनको कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। और जो डायरेक्ट हम खुद हवा में भेज रहे हैं वो सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट, जैसे ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। अच्छा, ये आपके इंडस्ट्रीज से भी निकल रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड ज़्यादातर। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड ये हमारे उससे निकल रहे होते हैं, एग्जॉस्ट पाइप से निकल रहे होते हैं, हाइड्रोकार्बन उससे निकल रहे होते हैं। अमोनिया गैस इंडस्ट्री से आ गई। कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन, ये हम जो यूज़ करते हैं ना एयर, क्या कहते हैं, एरोसोल्स, जैसे कूलेंट्स के तौर पर ना रेफ्रिजरेंट्स हम यूज़ करते हैं। आपको पता है फ्रिज के अंदर एक कहते हैं ना गैस इसकी लीक हो रही है या गैस भरी हुई होती है, तो जो वो असल में जो कूलिंग का काम कर रही होती है, तो वो ज़्यादातर रेफ्रिजरेंट के तौर पे हम ये फ्लोरीन के कंपाउंड जो होते हैं ना उनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, वो यूज़ कर रहे होते हैं। ये हमने याद होगा, आपने 5वें चैप्टर में भी डिस्कस किया था। तो वो यूज़ करते हैं, तो वो अगर कहीं से लीकेज वगैरह हो जाती है तो उस लीकेज की वजह से वो फिर प्रॉब्लम आ जाती है पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव मटीरियल, ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज वगैरह जो अपना वेस्ट मटीरियल फेंक देती हैं तो उसमें हो सकता है कि रेडियो एक्टिव मटीरियल हमारे पास आ जाए, तो वो पोल्यूशन का काज है। तो ये सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर थ्रू वेरियस रिएक्शंस प्रोड्यूस सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है। अब ये जो SO2 है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, पानी से मिले तो सल्फ्यूरस एसिड बनाती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी से मिले तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इस सल्फर ट्राइऑक्साइड जो प्राइमरी पोल्यूटेंट था उसके पानी से रिएक्शन करने से बनती। कार्बोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास जो आती है प्राइमरी पोल्यूटेंट, उसके रिएक्शन करने की वजह से बनती है पानी के साथ। और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF जो है ये लीकेज वगैरह हो सकती है इंडस्ट्री से। पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है ये आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है, जो उससे ऑक्सीडेशन वगैरह से नाइट्रोजन या पर एसिड्स वगैरह उनके ऑक्सीडेशन से बन रहा होता है। ओजोन आ गया। उसके बाद ओजोन आपको पता हवा में भी मौजूद होती है, लेकिन कुछ ये प्रोड्यूस भी होती है हमारी एटमॉस्फेयर में। अल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं, और परऑक्सी बेंजोल्स, ये आपके सेकेंडरी पोल्यूटेंट के तौर पे आ रहे होते हैं। All these compounds are toxic and their concentration in the atmosphere must be controlled. The अब इन ये सारे टॉक्सिक हैं और कंसंट्रेशन पे बेस करता है, कुछ की वेरी स्मॉल अमाउंट की टॉक्सिक है और कुछ की लार्ज अमाउंट जो है वो भी टॉक्सिक होती है।
उसके बाद हमारे पास है अब ये मुख्तलिफ इसकी जो है ना प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, पहले प्राइमरी पोल्यूटेंट्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो उसमें आप प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में हम तीन तीन बातें जो है ना आप वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इसके मैंने आपकी नोट्स में भी ना ये पॉइंट्स बनाए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, ये लॉन्ग में आ जाए तो एक ये आपका क्वेश्चन बना हुआ है प्राइमरी पोल्यूटेंट सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में क्या फ़र्क, एग्जांपल बता दें। और दूसरा आपके पास है अब ये शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है कि सोर्सेज बताएं, उसके इफ़ेक्ट्स बताएं ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर ना क्या होते हैं। अब जैसे पहला कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये एक्सरसाइज में आपके दिए हुए क्वेश्चन ना टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का, तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज वाले मैंने आपको कहा वो आपने ज़रूर करना है, चाहे शॉर्ट है चाहे लॉन्ग है, क्योंकि अक्सर वही सवाल आ रहे होते हैं एमसीक्यूज भी। तो पहला पॉइंट आता है जी कार्बन मोनोऑक्साइड पे नेचुरल सोर्स इसका कौन सा, एक वोल्केनिक इरप्शन है और एक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन है। कि नेचुरल सोर्सेज में वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनो से निकल रही होती है ना जो लावा, शाह पहाड़ होते हैं जिनमें से लावा निकलता है, तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही होती है। दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, मीथेन की ऑक्सीडेशन हो तो आपको पता है अगर ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो ना, लिमिटेड ऑक्सीजन हो, तो फिर मीथेन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन एक्सेस में मौजूद हो तो फिर मीथेन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बन जाती है। तो ये तो हो गए नेचुरल सोर्स हो गए ना। अब आर्टिफिशियल सोर्स इसका कौन सा है, फ्यूल बर्निंग, जो हम ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल को बर्न करते हैं, तो उस वहाँ पे आप जो इंजन के अंदर बर्निंग हो रही होती है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट लिमिटेड हो सकती है, तो लिमिटेड ऑक्सीजन की अमाउंट होने की वजह से आपकी वहाँ कार्बन डाई की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकती है, और 75% जो कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जा रही है वो इसी की वजह से, यानी फ्यूल बर्निंग की वजह से। कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके जलने की वजह से जब बर्न करते हैं हम, तो उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट अगर कम हो जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकती है। जैसे हम सर्दियों में हीटर वगैरह जलाते हैं, तो कमरा बंद करके चलाते हैं, तो उसमें फिर होता है कि हवा आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन वो भी यूज़ कर रहा होता है, हम भी कर रहे होते हैं, तो ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है वहाँ पे ना कमरे में, तो वो फिर कार्बन डाई की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाती है, वो फिर डेंजरस भी हो सकता है। फ्राम इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के चिमनी से जो गैसेस निकल रही हैं उनमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड की हो सकती है इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से। तो ये दोनों इसके नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज आ गए। उसके बाद हमारे पास आता है इफेक्ट्स में ना हाईली पॉइजनस, यानी जो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर होती है तो बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, एंड काजेज सफोकेशन, और ये सांस लेना मुश्किल हो जाता है जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये हो, बिकॉज ब्लॉकेज ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन, ये हीमोग्लोबिन जो होता है ना उसको ये ब्लॉक कर देता है ऑक्सीजन, वो फिर ऑक्सीजन कैरियर नहीं रहता, इस वजह से वो हो जाता है। ये मतलब अब इसको ऐसे भी समझना है जैसे आपने सुना सर्दियों में जी सर लोग घरों में हीटर जला के तो सो जाते हैं, अब वो चूँकि कमरा सर्दियों में बंद होता है, अगर रोशनदान भी ना हो, कोई हवा के आने का रास्ता भी ना हो, तो फिर ये होता है कि अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती जाती है, तो कार्बन डाई की बजाय फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाती है। अब वो एक तो ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो गई, नंबर एक, नंबर दो कार्बन मोनोऑक्साइड फिर जब वो लोग इनहेल करते हैं ना अंदर, यानी उनके मूव करती है, तो वो फिर उनके सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। सांस लेने में क्यों प्रॉब्लम आती है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड का ये मालिक्यूल CO आपको नजर आ रहा है ना, तो ये जो हीमोग्लोबिन है ना हमारे ब्लड के अंदर, रेड ब्लड सेल जिन्हें बोलते हैं हम, हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो ऑक्सीजन को लेके जाता है ना, जब आप सांस लेते हैं तो वो लंग से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाता है, पूरे बॉडी में सेल्स तक पहुंचाता है, वहां पे वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आता है। तो अब होता ये कि कार्बन डाइऑक्साइड के केस में या ऑक्सीजन के केस में, दोनों केसेस में जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है ना वो बनाते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ, और ये वीक बांड है, बड़ी आसानी से यहाँ बन जाता है, आगे जाके सेल्स में आसानी से टूट भी जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ बन जाते हैं, और यहाँ आके वो भी आसानी से टूट जाता है, तो बड़ा इजीली होता है। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना उसकी अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो आपको याद होगा, हमने उसमें ना तीसरे चैप्टर में भी ये इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड में एक स्ट्रक्चर में कार्बन के पास एक लोन पेयर मौजूद होता है,
अब अगर ये कार्बन का लोन पेयर होमोग्लोबिन के मालिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो फिर ये प्रॉब्लम काज करता है कि ये जरा मजबूत या कह लें परमानेंट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब होमोग्लोबिन का मालिक्यूल जो इस कार्बन ने कैप्चर कर लिया वो बस कैप्चर हो गया, वो अब नहीं खत्म हो सकता। तो फिर जितनी ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल होगी उतने ज्यादा होमोग्लोबिन के मालिक्यूल ये कैप्चर कर लेगी, तो फिर ऑक्सीजन को ले जाने के लिए मालिक्यूल्स जो होंगे उनकी तादाद कम हो जाएगी। एक तो ऑक्सीजन की अमाउंट कम थी, नंबर एक उस बंद कमरे की वजह से, और नंबर दो फिर ये इस होमोग्लोबिन को कार्बन मानो ने कैप्चर कर लिया तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसी वजह से लोग फिर वो सर्दियों में अक्सर आपने सुना होगा कि सोते हैं तो फिर सोए रह जाते हैं, डेथ हो जाती है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड काजेज हेडेक, सर दर्द होता है अगर बहुत ज़्यादा फटीग, यानी आपको चक्कर आना शुरू हो जाता है ना, क्योंकि एनर्जी प्रॉपरली मिलती नहीं है ना, तो एनर्जी भी लॉस होती है, स्ट्रेंथ भी लॉस, एंड अनकॉन्शियस बंदा जो है ना वो बस दिमाग जो है ना वो घूम जाता है, नहीं पता चलता क्या हो रहा है, और ज़्यादा देर तक रहे तो फिर बस डेथ हो जाती है। और इवेंचुअली डेथ इफ एक्सपोजर इज़ फॉर लॉन्गर टाइम, ज़्यादा देर तक रहें तो फिर डेथ भी हो सकती है। चलें जी आज इतनी, बाकी फिर नेक्स्ट स्टार्ट कर लेंगे।